यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, आज जो हमारा सेशन होगा वो सेशन होगा पॉलिटी का, संविधान का, है ना। तो संविधान का सेशन है हमारा। तो सभी बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो पॉलिटी के सेशन में सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान क्या है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम ये बात कर रहे हैं कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहा जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली अगर एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारा घर है ना। और हमारा घर है तो हमारे घर में कुछ नियम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सुबह उठने का नियम है, खाना खाने का नियम हो, या रात को सोने का नियम हो। तो पर्टिकुलर हमारे घर में नियमों की एक श्रृंखला चल रही है। तो कभी आपने सोचा कि ये नियमों की श्रृंखला क्यों चल रही है, ये नियम क्यों है? तो आपको पता होगा ये नियम इसलिए बनाए गए ताकि घर में अनुशासन का माहौल रहे। किसका माहौल रहे? अनुशासन का माहौल रहे। और घर में जितने भी सदस्य हैं वो सब आपस में मिलजुल कर अच्छे से परिवार को चला सके। उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए? देश को चलाने के लिए जिस नियमों के प्रलेख की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमने कहा उसे हम संविधान कहते हैं, है ना। तो हमने कहा कि संविधान क्या है? तो हमने कहा कि संविधान जो है वो एक प्रकार का नियमों का प्रलेख है। किसका प्रलेख है? तो हमने कहा नियमों का प्रलेख है, जिससे देश का संचालन होता है। किसका संचालन होता है? देश का। अब जब हम संविधान की बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले हम दो देशों का जिक्र करते हैं। कितने देशों का? दो देशों का। एक देश तो है अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका, जो आजकल हमारा बन नहीं पा रहा है ना। और दूसरा देश जो है वो है ब्रिटेन। दूसरा देश कौन सा है? ब्रिटेन। अगर मैं संविधान के संबंध में इन दोनों देशों की चर्चा करूं तो आपको पता होगा कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान जो है वो ब्रिटेन का है। कहां का है? ब्रिटेन का। आपको यह भी पता है कि भारत बहुत लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। तो विश्व का सबसे पुराना संविधान जो है वो ब्रिटेन का है। लेकिन विश्व का पहला लिखित संविधान, क्या कहा मैंने आपसे? मैंने आपसे ये कहा कि विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान हमें कहां का देखने को मिलता है? तो हमने कहा विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वो हमें अमेरिका का देखने को मिलता है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ना। जैसे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा जाता है। लेकिन भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ? भारत में संविधान की नींव कैसे पड़ी? अगर हम इसकी चर्चा करें और इसको देखें तो हम देखते हैं कि 1946 का दौर, कब के दौर की बात कर रहा हूं मैं? तो मैं आपसे बात कर रहा हूं 1946 की। कब की बात कर रहा हूं? तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूं 1946 की। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है। किसका भारत आगमन है? तो आपको पता है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन सा मिशन भारत आया? तो हमने कहा कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो आपको पता है इसमें थे सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, जो कि इस
मिशन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर जो है वो इसके क्या थे, तो हमने कहा सदस्य। तो मतलब कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, तो उसने भारत के राजनीतिक दलों से मुलाकात की, प्रमुख प्रमुख दलों से, कांग्रेस से मुलाकात की, मुस्लिम लीग से मुलाकात की। तो कैबिनेट मिशन ने भारत के समक्ष एक मांग रखी कि भैया आप लोग अपना संविधान तैयार कीजिए। क्या तैयार कीजिए? तो उसने भारत के समक्ष मांग रखी कि आप लोग अपना संविधान तैयार कीजिए। अब कैबिनेट मिशन के कारण, किसके कारण? इस कैबिनेट मिशन के कारण ही 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? तो हमने कहा कि संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संविधान सभा का। ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है कि संविधान सभा के गठन का आधार क्या है? तो संविधान सभा के गठन का जो आधार है वो है आपका कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। एक और बात ध्यान रखिएगा, चाहे गांधी जी की संकल्पना हो या एमएन राय का वक्तव्य हो, उन्होंने भी समय समय पर संविधान सभा के गठन की बात की है। महात्मा गांधी ने भी किए और एमएन रॉय ने भी किए। किसकी बात की है? संविधान सभा के गठन की। लेकिन ये बातें 1946 के पहले की है, जबकि हमारी संविधान सभा जो 1946 में अस्तित्व में आई, उसका आधार तो कैबिनेट मिशन है ना। उसका आधार ना तो गांधी जी का वक्तव्य है और ना ही एमएन रॉय का वक्तव्य है। तो हमने कहा कि 1946 में किसका गठन किया गया? संविधान सभा का। अब जब मैं 1946 की बात आपसे कर रहा हूं, तो 1946 में भारत का स्वरूप कैसा था? अगर मैं बात करूं कि 1946 में भारत कैसा था, तो इस समय देखते हैं कि भारत दो भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था? दो भागों में। एक तरफ था अंग्रेज भारत। कौन था? तो हमने कहा एक तरफ तो था अंग्रेज भारत और दूसरी तरफ था देसी भारत। दूसरी तरफ कौन था? देसी भारत। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा कि अगर 1946 में भारत के स्वरूप की मैं चर्चा करूं, तो एक तरफ हमें अंग्रेज भारत देखने को मिलता है और दूसरी तरफ जो है वो हमें देसी भारत देखने को मिलता है। क्लियर है? अब सर अंग्रेज भारत का क्या मतलब है? तो देखो, अंग्रेज भारत वो क्षेत्र है जहां पे सीधे तौर पे अंग्रेजों का शासन है। किसका शासन है? तो हमने कहा कि वहां सीधे तौर पे अंग्रेजों का शासन है, जबकि देसी रियासतों पे शासन राजा महाराजाओं का है। और राजा महाराजा किसके अधीन है? तो हमने कहा राजा महाराजा जो है वो अंग्रेजों के अधीन है। तो इस समय दो प्रकार का भारत था, एक था अंग्रेज भारत और एक था देसी भारत। अब जब संविधान सभा का गठन किया गया, तो अंग्रेज भारत से सदस्यों की संख्या 296 रखी गई। अंग्रेज भारत से सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? तो हमने कहा अंग्रेज भारत से सदस्यों की संख्या 296 रखी गई, जबकि देसी भारत से देसी भारत से सदस्यों की संख्या 93 रखी गई। तो जब हम 296 और 93 को जोड़ते हैं तो ये संख्या होती है 389। कितनी होती है? 389। मतलब 1946 में जो संविधान सभा की संख्या थी वो 389 थी। कितनी थी भाई? 389। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है
कि जो देशी रियासतों के सदस्य हैं उनका चुनाव नहीं किया जाएगा, तो फिर उनको कौन भेजेगा, वो किस प्रकार से लाए जाएंगे? तो जो देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व करता है, जो राजा महाराजा हैं, वही अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजेंगे। क्लियर है? लेकिन जो अंग्रेज भारत है, इसके सदस्यों का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। इसीलिए जुलाई 1946 में, इसीलिए जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए क्या हुए? तो हमने कहा संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। कब हुए? तो हमने कहा जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या किए गए? चुनाव किए गए, है ना। अब जब ये चुनाव हुए तो ये चुनाव कितनी सीटों के लिए हुए? तो हमने कहा ये चुनाव 296 सीटों के लिए हुए, है ना। और हमारी बात हो चुकी है कि जो 296 सीटें हैं ये अंग्रेज भारत की है। क्लियर है? इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और कमिश्नरी क्षेत्र से 292 मेंबर चुने जाने थे। क्लियर है? तब मैंने कहा कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। अब ये जो चुनाव था, ये जो चुनाव था, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ये चुनाव जो था वो कैसा था? तो मैंने कहा कि ये जो चुनाव था ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। कैसा निर्वाचन था? तो मैंने कहा कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। क्लियर? अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? क्या होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन? तो देखिए, जब जनता किसी चुनाव में भागीदारी करती है तो वो तो प्रत्यक्ष कहलाता है, लेकिन जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, किसकी बात कर रहे हैं हम? तो हमने कहा कि जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी चुनाव में भागीदारी करते हैं तो उस चुनाव को अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो संविधान सभा के चुनाव का जो निर्वाचन था वो कैसा था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। दूसरी चीज, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, है ना। ध्यान रखना, तो अगर निर्वाचन की बात करें तो कितनी जनसंख्या पे रखा गया था? तो मेरे भाई 10 लाख की जनसंख्या पर रखा गया। क्लियर है? यहां तक पिक्चर समझ में आई? अब जब चुनाव हुआ तो 296 सीटों का जो चुनाव था, 296 सीटों के के चुनाव नतीजे जब सामने आए तो हम देखते हैं इन नतीजों में कांग्रेस ने बाजी मारी और कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो मैंने कहा कांग्रेस ने 208 सीटें जीती मेरे भाई। कितनी सीटें? 208। इसके अलावा, इसके अलावा मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। कितनी जीती? 73। तथा अन्य दलों ने 15 सीटें जीती। कितनी सीटें जीती? 15।
जब हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल आता है, करके देख लेना, 296। कितना आता है? 296 आता है। अब सब नतीजे आ गए। अब शुरू होता है संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठकों का दौर। किसका दौर प्रारंभ हो रहा है? तो हमने कहा संविधान के निर्माण के लिए संविधान की बैठकों का दौर अब क्या हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है। किसकी बैठकों का दौर? तो हमने कहा संविधान की बैठकों का दौर क्या होता है? तो हमने कहा प्रारंभ होता है। जब हम बैठकों की दौर की बात करते हैं तो आपको पता है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। किसकी पहली बैठक होती है? तो हमने कहा संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा की कैसी बैठक? तो हमने कहा कि संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। अब जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इस बैठक में 207 सदस्य भाग लेते हैं। 207 सदस्य पहली बैठक में, 207 सदस्य पहली बैठक में भाग लेते हैं। 207 सदस्य जो है वो किसमें भाग लेते हैं? तो मैंने कहा कि वो पहली बैठक में भाग लेते हैं। किसकी बैठक में? पहली बैठक में भाग लेते हैं। अब ध्यान देना, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग देसी रियासतें, देसी रियासतें तथा अन्य दलों ने, अन्य दलों ने पहली बैठक में, पहली बैठक में भाग नहीं लिया। पहली बैठक में भाग नहीं लिया। क्लियर है? नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम लीग इस समय टू नेशन थ्योरी का मामला बहुत जोरों शोरों से उठाई हुई थी कि भैया हमें क्या मतलब इस देश के संविधान से, हमें तो अलग राष्ट्र चाहिए। उनके दिमाग में टू नेशन थ्योरी जमी हुई थी, तो उन्होंने भाग नहीं लिया। देसी रियासतों ने अपना अभी तक कोई भविष्य तय नहीं किया था, इसलिए उनके सदस्य भी नहीं आए और अन्य दलों के सदस्य नहीं आए। ये जो 207 सदस्य थे, ये किसके थे? तो ये भाई साहब कांग्रेस के थे। तो आप बोलोगे सर कांग्रेस को तो 208 सीटें मिली थी, तो क्या किसी एक सदस्य ने बगावत कर ली क्या? नहीं। एक सदस्य प्रसन्न देव रैकुट, प्रसन्न देव रैकुट, प्रसन्न देव रैकुट जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसलिए 207 सदस्य की भागीदारी रही, एक सदस्य नहीं आ पाया। तो ये जो 207 सदस्य थे, ये पूरे के पूरे किसके थे? तो हमने कहा कि ये पूरे के पूरे कांग्रेस के थे। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं? यहां तक चीजें समझ में आ रही है? देखिए दोस्तों, पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि आप जब पढ़े तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़े, क्योंकि टीचर तो शिद्दत के साथ पढ़ाता ही आप। तो इसलिए आप जब भी पढ़े, कौन सा भी फैक्ट पढ़े, चाहे आधा घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए, क्योंकि कौन सी चीज एग्जाम में कब कहां किस प्रकार काम आ जाएगी आप नहीं कह सकते। तो हमने कहा कि प्रसन्न देव रैकुट की मृत्यु हो गई थी, इसलिए पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। चलिए, अब जब हम संविधान सभा की पहली बैठक की चर्चा करते हैं, संविधान सभा की
संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। और हमने कहा कि ये बैठक कब हुई, तो हमने कहा बैठक हुई साहब 9 दिसंबर 1946। अब ध्यान देना, इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपने इनका नाम सुना होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फ्रैंक एंथोनी को, फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी क्या बनाया गया, तो मैंने कहा फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। अब मुझे आप एक बात बताइएगा, पहली बैठक में टोटल कितने लोगों ने भाग लिया, तो हमने कहा कि पहली जो बैठक है उसमें 207 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने, तो हमने कहा कि 207 लोगों ने भाग लिया। अब जब 207 लोगों ने भाग लिया तो 207 लोगों में से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अध्यक्ष क्यों चुना गया, मेरी बात समझिए। यहां पर पहली बैठक के दौरान हमने फ्रांस की पद्धति का अनुसरण किया है, इस बात को ध्यान रखना। क्या बोला मैंने कहा हमने फ्रांस की पद्धति का क्या किया है, तो हमने कहा कि हमने फ्रांस की पद्धति का अनुसरण किया है। किसकी पद्धति का अनुसरण किया है, तो हमने कहा कि हमने फ्रांस की पद्धति का अनुसरण। अब फ्रांस की पद्धति क्या कहती है कि जो सभा है उस सभा में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है, जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति है, वो उम्रदराज व्यक्ति ही सदन का नेतृत्व करेगा। कैसा व्यक्ति, तो हमने कहा कि जो उम्रदराज व्यक्ति है वो उम्रदराज व्यक्ति ही किसका नेतृत्व करेगा, तो हमने कहा वही व्यक्ति सदन का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। इस आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। कोई डाउट तो नहीं है आपको। फ्रैंक एंथोनी जो कि एक आंग्ल भारतीय समुदाय से है, कौन से समुदाय से, तो मैंने कहा कि फ्रैंक एंथोनी जो कि एक आंग्ल भारतीय समुदाय से है, फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाया गया। क्यों, क्योंकि देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वृद्ध है, तो काम में उनकी सहायता के लिए फ्रैंक एंथोनी जो है वो अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए। क्लियर है, तो ये दोनों काम जो है वो संविधान सभा में पहले दिन हुए। किस दिन हुए, पहले दिन। अब ध्यान रखना 10 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। क्या हुई मेरे भाई, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। कुछ समय पहले तक लूसेंट में एक फैक्ट हुआ करता था, अब तो लूसेंट का अपडेटेड वर्जन आ गया है, उसमें इस गलती को सुधार दिया गया है। वरना जो पुरानी लूसेंट थी, आज से 4-5 साल पुरानी लूसेंट आप देखेंगे तो उसमें फैक्ट दिया था कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई। क्लियर है बात, वो फैक्ट सही नहीं है। तो 10 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में सभा के स्थायी अध्यक्ष, सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन
सभा के स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को किया गया, प्रक्रिया को पूरा किया गया, पूरा किया गया। ये कौन सी बैठक में हुआ? तो हमने कहा कि ये जो है ये संविधान सभा की दूसरी बैठक में हुआ। कौन सी बैठक में? तो हमने कहा कि ये जो है ये संविधान सभा की दूसरी बैठक में हुआ। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं तीसरी बैठक की, और तीसरी बैठक है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को हमने कहा कि संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। संविधान सभा की, संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है? तो हमने कहा कि संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है? तीसरी। अब इस तीसरी बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है कि हमारे बिहार, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। संविधान सभा का क्या चुन लिया जाता है? तो हमने कहा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, चुन लिया जाता है। सॉरी, कैसा अध्यक्ष चुन लिया जाता है? स्थायी। तो तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। किसके? तो हमने कहा संविधान सभा के। ये तीसरी बैठक है। पहले लुसेंट में इसको दूसरी बैठक दर्शाया जाता था, अब उसका अपडेटेड वर्जन है, उसमें चीजें सही है। क्यों? क्योंकि एक बात आप ध्यान रखो कि ये जो बैठकें चल रही हैं ये बैठकें संविधान सभा के पहले सत्र में चल रही हैं। क्या कहा मैंने? कि ये जो बैठकें चल रही हैं ये संविधान सभा के पहले सत्र में चल रही हैं। और जब हम संविधान सभा का पहला सत्र देखते हैं, क्या देखते हैं? तो हमने कहा कि हम संविधान सभा का जब पहला सत्र देखते हैं तो पहला सत्र स्टार्ट होता है 9 दिसंबर 1946 से और ये चलता है 23 दिसंबर 1946 तक। क्लियर है? ये क्या है? तो हमने कहा कि ये संविधान सभा का पहला सत्र है जिसमें कई बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। किस पद्धति के आधार पर? तो फ्रांस की पद्धति के आधार पर। और फ्रांस की पद्धति क्या है कि सदन का नेतृत्व जो है वो सबसे वृद्ध व्यक्ति करेगा। दूसरी बैठक 10 दिसंबर को होती है और दूसरी बैठक में अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। 11 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। यहां तक मेरे ख्याल से बातें काफी हद तक आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पांचवी बैठक। कौन सी बैठक? तो हमने कहा पांचवी बैठक। और जब हम संविधान सभा की पांचवी बैठक की बात करते हैं तो ये पांचवी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है पांचवी बैठक? तो मैंने कहा पांचवी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को और इसमें पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है? तो हमने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? तो हमने कहा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है बात? अब ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ये 5वीं बैठक के दिन प्रस्तुत किया था। लेकिन क्या था ये उद्देश्य प्रस्ताव? तो साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि हमारा संविधान किन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होगा, इसके उद्देश्य क्या होंगे, इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह का माहौल ये बनाएगा, तो इस पर आधारित था ये उद्देश्य प्रस्ताव। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये प्रस्तुत हुआ था, पारित नहीं हुआ था। ये पारित किया गया 22 जनवरी, पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। और इस समय संविधान सभा का दूसरा सत्र चल रहा था। कौन सा सत्र चल रहा था? तो मैंने कहा संविधान सभा का दूसरा सत्र चल रहा था। कौन सा सत्र चल रहा था? दूसरा सत्र चल रहा था। क्या बातें आपको समझ में आई? क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है? तो मैंने कहा कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा का कौन सा सत्र चल रहा था? तो मैंने कहा संविधान सभा का दूसरा सत्र चल रहा था। तो इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। अब एक और ध्यान रखिए, आपने एक प्रश्न सुना होगा कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? किसकी कुंजी? तो आपने सुना होगा कि संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी। और आपने पढ़ा होगा कि संविधान की जो कुंजी है, ये कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो हमने कहा कि संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो हमने कहा कि प्रस्तावना को कहा जाता है। और ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को उद्देशिका, उद्देशिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कौन से प्रस्ताव पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आपने सुना होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, ये लाइन सुनी है आपने? ये लाइन जो है, ये प्रस्तावना की है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। और उद्देशिका जो है, वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। यहां तक मेरे ख्याल से यहां तक चीजें स्पष्ट है। अब ये जो पूरी संविधान सभा थी, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये जो पूरी संविधान सभा थी, ये जो पूरी संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। इन 15 महिलाओं में बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल जो थी, यह एकमात्र एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में शामिल थी। किसमें शामिल थी? तो हमने कहा
कि जो संविधान सभा में शामिल, तो 15 महिलाएं थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कितनी महिलाएं? 15 महिला। अब इसी संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया। बातें समझिएगा, मैंने कहा कि इसी संविधान सभा ने किसका गठन किया? तो मैंने कहा कि इसी संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया। किसका गठन किया? प्रारूप समिति। और कब किया गठन? 29 अगस्त 1947 को। और यह भी ध्यान रखना कि इस समय संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था। इस समय संविधान सभा का कौन सा सत्र चल रहा था? तो हमने कहा इस समय संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था। कौन सा सत्र चल रहा था मेरे भाई? तो मैंने कहा 5वां सत्र चल रहा। अब जब हम प्रारूप समिति के अन्य नाम देखते हैं, तो अन्य नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी। पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। और इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने कहा कि और इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। 29 अगस्त 1947 को इसको गठित किया गया। और यह ध्यान रखना कि 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या बने? तो इसके अध्यक्ष बने। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति। अब एक चीज ध्यान रखना कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए जिस संस्था का गठन किया था, वो संस्था कौन सी है? तो हमने कहा वो संस्था है प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमने कहा इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब इसमें सदस्यों में एक व्यक्ति थे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ये इसके एकमात्र कांग्रेसी थे। मतलब आप कह सकते हो कि प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र कांग्रेसी प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र कांग्रेसी अगर कोई थे तो वो कौन थे? हमने कहा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। क्लियर है बात यहां तक? तो हमने कहा कि ये एकमात्र कांग्रेसी थे। अब आपको पता है कि प्रारूप समिति ने ही हमारे देश के संविधान का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? हमारे देश के संविधान का निर्माण किया है। अब प्रारूप समिति में कौन कौन लोग शामिल थे? किन लोगों की मृत्यु हुई, उनके स्थान पर कौन से नए सदस्य आए? संविधान सभा ने जिन 8 बड़ी समितियों का गठन किया वो समितियां कौन सी थी?
संविधान सभा के और कौन कौन से सत्र हैं, भारतीय संविधान का डिजाइन किसने तैयार किया है, ऐसी और कई बातें हैं जिसके बारे में हम अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आपके लिए जितने भी फैक्ट यहां पर रखे गए हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है, सब एग्जाम ओरिएंटेड है। चाहे आप यूपी एग्जाम ले लीजिए, एमपी की कोई एग्जाम ले लीजिए, राजस्थान की कोई, हिंदी भाषी राज्यों की कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आपको यहां से प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। जिंदगी बहुत छोटी है और उद्देश्य बहुत बड़े हैं। जय हिंद, नमस्कार।